गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपना पहला जो वीडियो किया था उसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन करवा दी थी और उसकी एक प्रॉपर्टी करवाई थी हमने कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर जो किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो जीरो होता है और वर्क डन जो होता है किसी भी चार्जेस को मूव करने के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर वो भी जीरो होता है। अब एक दो प्रॉपर्टी और हैं इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस की और एक रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ये आज करवा देते हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का बड़ा टॉपिक चल रहा है हमारा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है इसमें हमने बताया था कि किसी चार्ज से डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंस के ऊपर उसके चारों तरफ कोई सरफेस होगा अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, जहाँ पर हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल बराबर होता है। यानी कि इसके चाहे कितने पॉइंट बना लो, सभी पॉइंट्स के ऊपर V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V4 इज इक्वल टू V, यानी कि सभी पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल बराबर है। इसका मतलब दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है डेल V वो क्या है, जीरो है। और डेल V जीरो है तो इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब वर्क डन है इक्विपोटेंशियल सरफेस के किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में अगर चार्ज को मूव करेंगे तो वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो। तो एक प्रॉपर्टी यहाँ से क्लियर होगी कि अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन to move a charge on equipotential surface between any two points किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में जीरो, वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। यानी कि हमें वर्क ही नहीं करना पड़ता दो पॉइंट्स के बीच में चार्ज को मूव कराने में। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस की एक और प्रॉपर्टी जो है वो कई बार पूछ ली जाती है कि शो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर है, ये शो करना है हमें। तो कैसे शो करेंगे, इसके लिए हम मान लेते हैं कि कोई चार्ज क्या है, उससे r की डिस्टेंस और r प्लस डी आर की डिस्टेंस पर दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेज हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा वो अलग अलग डिस्टेंस पर बनाएंगे तो पोटेंशियल उस सरफेस का अलग अलग होगा, क्योंकि पोटेंशियल की जो डेफिनेशन होती है V इज इक्वल टू क्या हुआ अपॉन फार्मूला 4πr। तो r अगर नज़दीक है तो पोटेंशियल ज़्यादा है, r अगर दूर है यानी कि बड़ा है तो पोटेंशियल कम है। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर इस चार्ज से इतनी दूरी के ऊपर कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस लेंगे कम दूरी के ऊपर तो उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, और ज़्यादा दूरी के ऊपर लेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा दूरी बढ़ा देते हैं तो और कम हो जाएगा, और बढ़ा देंगे तो इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर यहाँ लेंगे तो इसका यहाँ पर पोटेंशियल कम होगा, यहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ और ज़्यादा, मतलब पोटेंशियल चेंज होगा। ये नहीं है कि सभी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के ऊपर बराबर, नहीं, जिससे चार्ज से डिस्टेंस देखनी है हमने कि कितनी दूरी पर इक्विपोटेंशियल सरफेस, यहाँ से बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो आर की वैल्यू जितनी बढ़ती चली जाएगी पोटेंशियल उतना ही घटता चला जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हम करते हैं कि मान लिया लेट ए चार्ज क्या हो, पॉजिटिव चार्ज क्या हो, लेट two equipotential surfaces
let two equipotential surfaces first and second at distance r and r प्लस डी आर, दो डिस्टेंसेस हैं, r है, r प्लस डी आर है, फ्रॉम ए चार्ज प्लस क्यू चार्ज से दो ले लिया हमने। अब हम किसी भी टेस्ट चार्ज को क्यू नोट को मूव करवाए, मान लें ये यहाँ पे हमारे पास प्लस क्यू चार्ज था और ये प्लेन सरफेस बना के समझा देते हैं कि एक तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है यहाँ पर r की डिस्टेंस पर, ये फर्स्ट सरफेस है, और r प्लस डी आर डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस बना लिया हमने यहाँ, ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब हम किसी क्यू नोट चार्ज को इस पॉइंट, मान लो ये a है और ये b है, a से b मूव करवाना चाहते हैं। लेट पॉइंट a एंड b एंड a, यहाँ पे a मान लेते हैं, फर्स्ट पे a मान लेंगे, सेकंड पे b मान लेंगे। लेट पॉइंट a एंड b, लेट ए चार्ज क्यू नोट is to move from point A to B, on surfaces first and second रेस्पेक्टिवली। यानी कि हमने ए पॉइंट से बी पॉइंट के ऊपर किसी क्यू नोट चार्ज को मूव करवाना है, तो उसके लिए वर्क डन निकालेंगे, और अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग अगर हमने VAB, हमने जो है पोटेंशियल डिफरेंस वर्क किया है ए से बी के ऊपर ले जाने के लिए, तो VAB ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाए, जिसका मतलब होगा VB माइनस VA। अगर ए से बी के ऊपर लेके जा रहे हैं हम, तो VB माइनस VA, ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस। इसी के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं WAB अपॉन क्यू नोट, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, और ये इसके बराबर ही चलेगा VB माइनस VA। अब WAB किसके बराबर होता है, वर्क किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर हमने F फोर्स लगाया है यहाँ से इसको यहाँ मूव करवाने में और वर्क डन हो गया, तो इसको हम लिखेंगे F डॉट DR और अपॉन क्यू नोट VB माइनस में VA। वर्क डन अप पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ से ले जाके यहाँ ले जाने में दोनों पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस, VAB का मतलब VB माइनस VA, जो पिछले वीडियो में हमने करवाया था उसके अकॉर्डिंग। अब F अपॉन क्यू नोट जो होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका मतलब F अपॉन क्यू नोट को, ये जो F अपॉन क्यू नोट है, ये इसको लिख सकते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसकी जगह लिखा जाएगा E डॉट DR इज इक्वल टू VB माइनस VA, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन। अब क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज लिया था हमने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है आउटवर्ड होगी, इसकी बाहर की तरफ, और हम भी इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, यानी कि दोनों के बीच में एंगल हो जाएगा 0। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर की तरफ है और DR भी ऊपर की तरफ है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0। तो यहाँ लिख सकते हैं EDR कोस 0 डिग्री। तो इसका मतलब इसको लिख देंगे यहाँ पे EDR, मतलब उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और कोस 0 डिग्री इज इक्वल टू VB माइनस VA। अब यहाँ पर जो है ये EDR बढ़ जाएगा और VB माइनस VA लिखना है।
इधर हो जाएगा ई डी आर, और ये हो जाएगा हमारे पास वी बी माइनस वी आर। वी बी की वैल्यू पुट कर देंगे। वी बी की वैल्यू जो है, क्योंकि ये पॉइंट नज़दीक था, ए पॉइंट से फर्स्ट सरफेस नज़दीक है, सेकंड उससे दूर है, डी आर की डिस्टेंस पर है। अब ए के ऊपर जो पोटेंशियल होगा, एक बार यहाँ पे लिखने के बाद ही लिखेंगे हम इसको, वी बी माइनस वी ए। इस इक्वेशन को हम फर्स्ट मान लेते हैं, तो ये उसका सेकंड रूप हो जाएगा, और फिर यहाँ करके हम इसको थर्ड कर लेते हैं। अब जो ये वी बी है एज वी ए, वी बी की वैल्यू निकालनी है हमने। वी ए पॉइंट नज़दीक है, पहले वी ए बताते हैं। वी ए अगर पोटेंशियल वी है, क्योंकि वी ए जो पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो नज़दीक है, तो इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल वी होगा, और दूसरे के ऊपर होगा वी माई, कम हो जाएगा। तो मान लिया कि डी वी कट गया, तो इसका मतलब वी ए की एज वी ए इज इक्वल टू वी एंड वी बी इज इक्वल टू वी माइनस डेल वी, यानी कि जो चेंज इन पोटेंशियल है, जो कमी आई है वो डेल वी की आएगी, तो वी माइनस डेल वी हो जाएगी। डी वी कर देंगे इसको, और डी वी भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ई डी आर हमारे पास आ जाएगा, वी बी की जगह तो लिखेंगे वी माइनस डी वी, डी वी भी लिख सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल, और उसकी जगह आ जाएगा वी ए की जगह वी कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर बच गया हमारे पास ई डी आर इज इक्वल टू माइनस का डी वी, और ये बन जाएगा फिर ई इज इक्वल टू माइनस का डी वी बाई डी आर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो डिफरेंशिएशन हो गया पोटेंशियल का। लेकिन अब यहाँ पे एक दिक्कत आती है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो होता है स्केलर क्वांटिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी। हम इसका मैग्नीट्यूड तो इससे निकाल सकते हैं, लेकिन इसकी डायरेक्शन के लिए फिर क्या करेंगे, क्योंकि हमने इसके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, वाई में कितनी है, जेड में। तो उसके लिए फिर किया जाता है, ये जो डिफरेंशिएशन है इसको हम ग्रेडियंट में चेंज कर देते हैं, यानी कि ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर जो है, उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। बाकी जो है इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, उसका जो मेन फार्मूला होता है ये बनेगा फिर ई माइनस ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी, ग्रेडियंट, पोटेंशियल का ग्रेडियंट बना दिया, ये डेल ऑपरेटर लगा दिया इसके ऊपर। अब इस यहाँ पे वेक्टर साइन होगा, देखो वो मैग्नीट्यूड के लिए था। अब ये जो है इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें। डेल का मतलब ये जो डिफरेंशिएशन है वो डेल है, डेल ऑपरेटर है। डेल ऑपरेटर जो क्या होता है बेटा, डेल ऑपरेटर होता है ये, डेल ऑपरेटर का मतलब होता है कि हमने किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होता है एक्स वाई और जेड के रेस्पेक्ट में, तो उसकी ये होती है करली वाई करली एक्स आई, आई लगा देंगे यहाँ, प्लस में जे लगा के करली वाई करली जे वाई प्लस के करली वाई करली जेड, ये डेल ऑपरेटर है। मतलब हमने करली बाई करली एक्स का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ही है, डिफरेंशिएशन करना है हमने किसी फंक्शन का एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में, और फिर एक्स के रेस्पेक्ट वाले के साथ हम आई यूनिट वेक्टर लगाएंगे, उसके साथ जे लगाएंगे, और जेड वाले के साथ के लगाएंगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी में। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्केलर क्वांटिटी वो है, वेक्टर क्वांटिटी है, और पोटेंशियल स्केलर। तो स्केलर से वेक्टर बनाने के लिए हम जो है उसका डेरिवेशन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, सॉरी डेरिवेशन नहीं डिफरेंशिएशन करते हैं, और उसको डेल ऑपरेटर के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझाते हैं तुम्हें कि किसी भी पॉइंट के ऊपर मान लिया पोटेंशियल दे रखा है किसी पॉइंट के ऊपर, उसकी वैल्यू दे दी
जैसे किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू ये दे रखी है, अपनी मर्जी से मान लेते हैं हम 15x³ करो यहाँ पे x³ y² और z ऐसे कर दिया हमने, x³ y² z, ये पोटेंशियल है। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो उसके अंदर क्या करना है कि E इज इक्वल टू माइनस डेल वी। अब ये ग्रेडियंट ऑपरेटर लगाना है, डेल ऑपरेटर इसके ऊपर, तो डेल ऑपरेटर लगाएंगे तो माइनस साइन बाहर रहेगा, पहले डेल ऑपरेटर लिख लेंगे हम, करली बाई करली एक्स आई, ये आई पीछे भी हो सकता है, जे करली अपॉन करली वाई प्लस के करली वाई करली जेड, और ये ऑपरेटर जो है वो किस पे लगेगा, ये इस पोटेंशियल के ऊपर लगेगा, 30x³ y² z, ऐसे। तो इसका मतलब ये है कि हमने इस जो पोटेंशियल दे रखा था, जो एक्सप्रेशन दे रखी थी, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में, और फिर उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी गिवन मिलेंगे। कोऑर्डिनेट जो है वो बाद में, पहले इसका रिजल्ट निकाल के बाद में कोऑर्डिनेट डिफाइन कर देंगे अपनी मर्जी से। तो इसके अंदर x के रेस्पेक्ट में, इसका मतलब ये होगा कि माइनस आई इंटू, और अब इसका डिफरेंशिएशन करो, करली बाई करली एक्स पूरे का, इस 30 का, 30x² x³ y² z, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, पूरे का डिफरेंशिएशन कर देंगे हम, ये इसी में आ जाएगा, करली बाई करली एक्स आई के रेस्पेक्ट, एक्स के रेस्पेक्ट में, प्लस जे करली अपॉन करली वाई, और फिर इसका जेड के वाई के रेस्पेक्ट में करना है, 30x³ y² z, फिर के करली अपॉन करली जेड, 30x³ y² z, ये आ जाएगा। इसका करना था हमने z के रेस्पेक्ट में, मतलब जब हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो y और z कांस्टेंट रहेंगे, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x और z कांस्टेंट रहेंगे, z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x और y कांस्टेंट रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि इसका डिफरेंशिएशन अगले स्टेप में इस प्रकार होगा, माइनस आई इंटू, अब ये 30x² जो है 30y² z, ये कांस्टेंट माना जाएगा इसके लिए, तो इसको हम बाहर कर लेते हैं 30y² z, और डिफरेंशिएशन कर देंगे सिर्फ किसका, करली बाई करली एक्स ऑफ x की 3 का, बस इसका डिफरेंशिएशन, प्लस जे इंटू करली, अब जो y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, दूसरी टर्म y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, इसका मतलब x और z है, और ये 32 कांस्टेंट है, ये रहेंगे इसके लिए मल्टीप्लाई रहेंगे, बस मतलब ये कांस्टेंट रहेंगे, यानी कि हमने y हमारा फंक्शन है, तो इसका मतलब 30x² z, इसको बाहर निकालेंगे, और करली y ऑफ ओनली y² का होगा y के रेस्पेक्ट में। इसी तरह k इंटू डायरेक्शन के लिए, और ये अब ये z के रेस्पेक्ट में, तो 30x² y² ये जो हो जाएगा हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसमें 30x³ y² ये कांस्टेंट रहेगा, करली बाई करली z, और किसका, ओनली z का, ये होगा। डेल ऑपरेटर का मतलब ये था, मतलब जो x कोऑर्डिनेट है वो x के रेस्पेक्ट में, x कोऑर्डिनेट के लिए पूरे फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, y के लिए y के रेस्पेक्ट में, z कोऑर्डिनेट के लिए z के रेस्पेक्ट में, बाकी जो है वो
एक्स के लिए वाई जेड कॉन्स्टेंट रह जाएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। तो अब हमने अगला स्टेप लिखेंगे इसका, आई इंटू 30y² एज इट इज रहेगा, और x³ जो है उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x²। डिफरेंशिएशन के लिए x की पावर n का डिफरेंशिएशन जो होता है डी बाई एक्स के रेस्पेक्ट में, अगर x की पावर n का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो हो जाता है n(x की पावर n माइनस 1), मतलब n आगे आ जाता है और एक पावर कम हो जाती है। इसका मतलब 3 पावर थी x की, 3 आगे आ गया और x की पावर 3 में से गया 2 रह गई। ये हो गया y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट। अब ये z y कोऑर्डिनेट निकालना है, 30x² z और y² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y प्लस के, ये z कोऑर्डिनेट आ जाएगा अब हमारे पास 30x³ y² और z का सिर्फ एक पावर है तो 1 बन जाएगा, मतलब 1 हो गया। यानी कि इसका जो है एक्सप्रेशन जो आएगी वो आएगी 30x² है, 3 ये था 30 और 30 इंटू 3 यानी कि 90 हो जाएगा। ये 3 था, ये 90 x² y² z। ये आई कोऑर्डिनेट हो गया, x कोऑर्डिनेट। इसी तरह 30 इंटू 2 60 x² yz, 60 x² yz। और ये आएगा हमारे पास, ये j कोऑर्डिनेट था कंपोनेंट इसका, और ये आ जाएगा 30 इंटू 1 यानी कि 30 और x³ y² z इसमें है ही नहीं, x³ y²। ये हो गया इसका k कंपोनेंट यानी कि y एक्सिस वाला। अब ये एक्सप्रेशन आ गई हमारे पास। इसकी कंप्लीट अगर कोई कोऑर्डिनेट पॉइंट दे रखा हो, जैसे कि हमने पोटेंशियल निकाल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, इसी के ब्रैकेट में एक पॉइंट दे दिए -1, 1 और 2 पे, यानी कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी, ये पोटेंशियल था इस पॉइंट का, इसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है -1, 1, 2, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर -1 है, y की वैल्यू 1 है, z की वैल्यू 2 है। तो एट -1, 1 और 2 के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो यहाँ पर हम चाहे कोऑर्डिनेट नीचे लिख दो -1, 1, 2, अदरवाइज सीधा यहाँ पे हमने x की वैल्यू जो है, इन सभी एक्सप्रेशन में x की वैल्यू लेनी है हमने -1, y की वैल्यू लेनी है 1 और z की वैल्यू लेनी है 2, जहाँ पर भी x, y, z दिखाई दे। तो जैसे 90, अच्छा ये माइनस साइन इसके आगे था भाई, अभी ये माइनस साइन भी हमने सोल्व नहीं किया है। अब ये माइनस साइन बाहर रखेंगे पहले हम, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। 90x², x की वैल्यू यहाँ पे कितनी लेनी है -1, तो ये हो जाएगा 90 इंटू -1 का स्क्वायर, y की वैल्यू 1 लेनी है, 1 का स्क्वायर, z की वैल्यू 2 लेनी है, तो इंटू 2, ये होगा i कंपोनेंट। 60 इंटू x की वैल्यू -1 लेनी है, -1 का स्क्वायर, y की वैल्यू ओनली 1 लेनी है इंटू 1, और z की वैल्यू भी 1 लेनी है, z की वैल्यू लेनी है 2, हाँ 2 लेनी है, तो ये हो जाएगा 2 j कंपोनेंट। i वाले कंपोनेंट के लिए 30, k वाले के लिए 30 x³ x की वैल्यू -1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर, और z यहाँ पे है ही नहीं। अब ये 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 बनेगा, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 है, यानी कि ये सीधा हो गया हमारे पास 90 इंटू 2, 180 आ जाएगा, माइनस साइन इसके आगे, और ये आएगा हमारे पास 180
आई, इसमें -1 का स्क्वायर 1, फिर 1 और 2, यानी ये सब सारा पॉजिटिव हो जाएगा। 60 × 2 ये हो जाएगा 120, तो ये बनेगा हमारे पास 120J। ये -1 का क्यूब -1, यहाँ पे 1 स्क्वायर है 1, तो ये आ जाएगा माइनस साइन आ जाएगा, तो -30K, -30K। अब इस साइन माइनस साइन को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो एक्सप्रेशन आएगी वो ये आएगी, इसके साथ माइनस हो जाएगा तो -180I, फिर -120J, और प्लस हो जाएगा वो -30K। इस प्रकार जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक्सप्रेशन, ये इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकता है। ये जो फार्मूला हमने बताया था E = -dV, या ग्रेडियंट E = ऐसे भी लिखा मिलेगा ग्रेड V, पोटेंशियल का ग्रेडियंट, तो ये डेल ऑपरेटर है। E = -dV/dr, मतलब कहने का ये है कि R के 3 कंपोनेंट x, y, z, पोटेंशियल को x, y और z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक्सप्रेशन आती है, और फिर उसके कोऑर्डिनेट रखने हैं। तो ये प्रूव करना है तो आर्टिकल हो गया, और वैसे इसकी प्रॉब्लम जो है न्यूमेरिकल बेस इसके ऊपर आती है, सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का टॉपिक ओवर हो गया है। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है एरिया वेक्टर के बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, सॉलिड एंगल, छोटी छोटी बातें हैं ये नेक्स्ट वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। और फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एक्सियल लाइन और डाइपोल, इक्वेटोरियल लाइन, जनरल पॉइंट। उससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये प्रूव करना हो तो कैसे करेंगे। इसका छोटा सा हमने करवा दिया था कि वर्क डन जो है किसी दो पॉइंट के बीच में इक्विपोटेंशियल सरफेस में हमने बताया था कि डेल वी की वैल्यू 0 होती है, पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब दो पॉइंट्स के बीच में मूव करवाना है तो dW/Q0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। और अगर वर्क डन 0 हो गया तो इसका मतलब F.dr/Q0 = 0। अब यहाँ पर F/Q0 को हम कर सकते हैं E.dr, क्या F/Q0 को करके E.dr 0। ये इसी एक्सप्रेशन से हमने पिछले वाला आर्टिकल करवाया था। अब जो हमने प्रूव करके दिखाना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पर थीटा 90 डिग्री करके दिखाना है। अब E.dr को जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास आता है E.dr, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड और कोस थीटा = 0। अब कोई भी चार्ज क्या हुआ है उससे r की डिस्टेंस पर, इस चार्ज की वैल्यू और इस डिस्टेंस की वैल्यू है सूटेबल है, फाइनाइट वैल्यू है। जैसे ज़्यादा होंगे तो 0 होगा ही बहुत दूर जाने पे, लेकिन अगर फाइनाइट वैल्यू है r की तो इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होगा नहीं। फिर हम इस इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जा रहे हैं तो dr की वैल्यू भी 0 नहीं होनी। मतलब कहने का ये है कि ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड 0 होगा, ना ही dr का मैग्नीट्यूड 0 होगा। तो क्या 0 हो सकता है? कोस थीटा 0 हो सकता है। कोस थीटा 0 होगा, नाइदर नोर। इसका मतलब ये हो सकता है
कि कोस थीटा इज इक्वल टू 0। कोस थीटा 0 का मतलब ये हुआ कि कोस थीटा की वैल्यू 0 कब होती है 90 के ऊपर, तो 0 की जगह कोस 90 कर सकते हैं। इसका मतलब थीटा हो गया 90 डिग्री। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में होती है। जैसे सफेरिकल सरफेस है, क्या वो चार्ज के चारों तरफ हमने ये सफेरिकल सरफेस ले लिया, तो अगर सफेरिकल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस सरफेस का टेंजेंट इधर होगा, किसी भी तरफ, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट जो होगा वो ऐसे होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो इसके रेडियस की तरफ होगी, यानी कि इधर होगा ई और इधर होगा डी आर। ये सरफेस इस पॉइंट पे टेंजेंट लेते हैं तो ये इधर हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इसकी रेडियस की तरफ होगी, ये इसमें हो गया। प्लेन सरफेस है, प्लेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो प्लेन के अंदर ऐसे ही हो जाएगा। जैसे ये इक्विपोटेंशियल सरफेस था हमारे पास प्लेन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऊपर है, तो इसमें 2 पॉइंट हम एक चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव करवा सकते हैं वजह से, तो इसका मतलब इधर डी आर हो गया और इधर हो जाएगा ई। दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर मान लिया थोड़ा मोटा इरेगुलर है इस प्रकार, इस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं हम, इस पॉइंट के ऊपर है, तो इस पॉइंट का जो टेंजेंट है वो इधर होगा, इसका थोड़ा सा बड़ा सरफेस बना देते हैं। ये मान लो इस टाइप का कोई सरफेस है, तो इस पॉइंट के ऊपर अगर हमने पोटेंशियल निकाल वो देखना है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो अगर ये सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस पॉइंट पे बतानी हमने, तो इस पॉइंट की जो टेंजेंट है वो इधर है, होगी ऊपर की तरफ ऐसे, तो उससे 90 डिग्री के ऊपर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, यानी कि इधर होगा डी। इस पॉइंट पर देखना है, इस पॉइंट के ऊपर, तो इस पॉइंट की जो टेंजेंट होगी वो इधर होगी डी आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमेशा कैसे होती है, नॉर्मल डायरेक्शन में। ये जो आर्टिकल आएंगे आगे उनमें काम आएगा, क्योंकि अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो एक रेगुलर सरफेस बनता है उसके चारों तरफ। सिंगल चार्ज है तो सफेरिकल सरफेस बनेगा, और सफियर के अंदर